हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग में। अब हम डीएलएड के जीके के क्वेश्चंस की बात करेंगे। कल वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का शून्यवास में वेग अनुमानता है। मतलब शून्यवास का मतलब क्या हुआ? निर्वात में पूछ रहा है। निर्वात में जहाँ हवा भी ना हो, तो जहाँ हवा भी ना हो वहाँ प्रकाश का वेग पूछ रहा है। तो वहाँ प्रकाश का वेग कितना है? तो इसका ऑप्शन है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻8 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻8 प्रकाश वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड। प्रकाश का शून्यवास मतलब निर्वात में वेग कितना है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग कहाँ है? निर्वात में। सबसे ज्यादा कहाँ है? निर्वात में प्रकाश का वेग है। और सबसे कम कहाँ है? कम है ठोस में। सबसे कम प्रकाश का वेग कहाँ है? तो ठोस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? इसका ऑप्शन है H2CO3, HNO3, H2SO4, HCl। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, H2SO4। रसायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4। और इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? पूरा नाम सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका पूरा नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? पेट्रोलियम के संशोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में, उसके बाद विस्फोटक में, रंग एवं औषधि में, रंग औषधि मतलब दवा में, रंग और दवा में, और संचायक बैटरियों में इसका उपयोग किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित कारणों का उपयोग किया जाता है। कौन से किरण का उपयोग? तो इसका ऑप्शन एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरण। किस किरण का प्रयोग किया जाता है आंतों के रोग के निदान में? किस किरण का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का। इसका नाम क्या है? पूरा नाम बेरियम मील एक्सरे। इसका पूरा नाम क्या है? बेरियम मील एक्सरे। एक्स किरण का पूरा नाम क्या है? बेरियम मील एक्सरे। आंतों के रोगी के निदान में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो बेरियम मील एक्सरे का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो इसका ऑप्शन है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का उष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का उष्मीय प्रभाव है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का उष्मीय प्रभाव। और यह किसका किसका बना होता है? टीन का, और प्लस किसका बना होता है? शीशा का बना होता है। ये टीन और शीशा का बना होता है। और इसका द्रव्यमान कम होता है। इसका द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान कम होता है। क्या होता है? द्रव्यमान कम होता है। और उच्च प्रतिरोध शक्ति वाला तार है, जिसका प्रयोग मुख्य किसके लिए होता है? फ्यूज का प्रयोग क्या होता है? प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिए। फ्यूज का प्रयोग करके करते हैं प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिए। अब जो भी फ्यूज लगता है वो क्या होता है? उसमें शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए फ्यूज का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कौन होते हैं? परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कौन होते हैं? इसके ऑप्शन है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। उसके बाद प्रोटॉन पे क्या होता है? प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इस पे कौन सा चार्ज होता है? इस पे माइनस चार्ज होता है। तो पता चल गया परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में कौन से होते थे? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। और प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ है ठोस पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, निर्जल बर्फ, ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में आता है। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में क्या आते थे? इसका ऑप्शन अवतल लेंस, उत्तल दर्पण,
उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में आते हैं उत्तल लेंस, दूरदृष्टि निवारण के लिए का। अब दूरदृष्टि क्या है? दूरदृष्टि ऐसा रोग है जिसमें दूर की रखी वस्तुएं साफ दिखेगी। जो भी हमें दूरदृष्टि होगा तो क्या होगा? दूर की वस्तुएं साफ दिखेगी, लेकिन पास की रखी वस्तुएं साफ नहीं दिखेगी। इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग करता है? उत्तल लेंस। जो भी चश्मा लेता है उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है? तो उत्तल लेंस लगा होता है। और उत्तल लेंस किसकी तरफ काम करता है? उत्तल लेंस अभिसारी, अभिसारी लेंस की तरह कार्य। अभिसारी लेंस का क्या कार्य है? जो किरणों को सुकूर करके कहाँ रख देता है? पुनः रेटिना पर ला देता है। अभिसारी का लेंस का क्या काम है? अभिसारी लेंस क्या करता है? किरणों को सिकुड़ कर पुनः कहाँ ला देता है? रेटिना पर ला देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? तो इसका ऑप्शन है पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में, या नहीं देख सकते थे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। 12 बजे के समय हम लोग इंद्रधनुष को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य कहाँ होता है? सीधे सर पर होता है और प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता। प्रकाश का अपवर्तन उस टाइम नहीं होता। जब भी दोपहर के समय प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग दोपहर के समय इंद्रधनुष को नहीं देख सकते। अगर हम कभी सुबह में देखेंगे इंद्रधनुष को, सुबह में देखेंगे, अगर हम सुबह में इंद्रधनुष को देखते हैं तो कौन से दिशा में दिखाई देगा? पश्चिम दिशा में। और वही शाम को देखेंगे तो किस दिशा में दिखाई देगा? शाम को देखेंगे तो पूर्व दिशा में दिखाई देगा। पता चल गया इंद्रधनुष 12 बजे क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि इस समय सूर्य हमारे सर पर होता है और प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता है? प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है। वही हम सुबह में देखेंगे तो पश्चिम दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा और शाम में देखेंगे तो पूर्व दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। अब दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते थे? इसका ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण को काम में लाते हैं? तो अवतल दर्पण को। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण को काम करते हैं? तो अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण का क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण है ना, प्रकाश की किरणों के अपवर्तन के पश्चात जो भी प्रकाश की किरण परावर्तन होता है तो उसको कहाँ ला देता है? अभिसरित कर देता है। कहाँ? फोकस दूरी पे, फोकस पे अवसरित कर देता है। और इसमें रखी वस्तु का दर्पण की स्थिति के अनुसार कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के सामने फोकस दूरी से कम दूरी पे अवस्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा होता है। इसीलिए दाढ़ी बनाने के लिए या कोई भी ब्यूटी पार्लर में इसका प्रयोग अवतल दर्पण का किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 10। धोने का सोडा का रासायनिक नाम है। धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोन सोडा का, ब्लीचिंग पाउडर का पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CaOH2। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3। धोने का सोडा का रासायनिक नाम के सूत्र क्या है? Na2CO3। और इसको क्या कहते हैं? इसको सोडियम कार्बोनेट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ये जल में थोड़ी मात्रा में विलय होता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय। इसका प्रयोग क्या होता है? कपड़े धोने में, कपड़े धोने में। धोन सोडा के नाम से पता चल रहा है धोने में, तो इसका प्रयोग क्या होता है? कपड़े धोने में इसका प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से प्राप्त था। सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त पूछ रहा है? तो इसका ऑप्शन है चंद्रमा, समुद्र, सूर्य, हवा। सीधी सी बात है, सौर ऊर्जा पूछ रहा है तो ये तो सीधी सी बात है सूर्य से प्राप्त होगा। सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। और ये सौर सेल के द्वारा कहाँ किसमें बदल जाता है? विद्युत ऊर्जा में। जो भी हमें सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है वो सौर सेल के द्वारा किसमें बदल जाता है? तो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं।
ठोस कपूर से, जैसे भी कपूर ठोस होता है और उसको हम लोग थोड़ा सा गर्म कर देते हैं तो क्या हवा में उड़ जाता है, वाष्प बन जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते थे? इसके ऑप्शन है वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया, इसमें क्या होता है? ठोस कपूर को थोड़ा सा ताप मतलब ताप देने पे, मतलब ताप मतलब क्या है? थोड़ा सा आग देने पे वह किसमें बदल जाता है? कपूर वाष्प मतलब गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। पेड़ों एवं पौधों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पेड़ पौधा जो भी खाना बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते थे? इसका ऑप्शन है कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिसिंथेसिस, फोटोसिंथेटाइजेशन, फोटोसिंथेटिक्स। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, फोटोसिंथेसिस। पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेटिक्स। और फोटोसिंथेटिक्स का एक और नाम क्या है? उसका नाम प्रकाश संश्लेषण, जानते हो? प्रकाश संश्लेषण। पर भोजन जैसे पेड़ पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है? पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश, खनिज लवण एवं जल की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं। भोजन कैसे बनाते हैं? पहले तो खनिज लवण होना चाहिए, खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, उसके बाद जल से भोजन बनाता है। और इस प्रक्रिया में पेड़ क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सभी बोलते हैं पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी है। हम लोग कौन सा गैस ग्रहण करते? तो हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। अगर मान लीजिए पेड़ पौधा नहीं रहेगा और सभी इंसान सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? वो सांस मतलब सांस तो छोड़ देंगे लेकिन सांस लेंगे कहाँ से? तो फिर इंसान मरने लगता है। इसी कारण पेड़ पौधे का रहना जरूरी है, पृथ्वी पर उसका संतुलन रहना जरूरी है। क्योंकि क्या करते हैं पेड़ पौधे, हम भी छोड़ते हैं, हम जो छोड़ते हैं क्या छोड़ते हैं? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसको पेड़ ग्रहण करते हैं। और हमारा प्राणदायक जिसे हम सांस ले पाते हैं किससे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन छोड़ता है? पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए पेड़ पौधे लगाना जरूरी है। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए पेड़ पौधे को बचाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता था? इसका ऑप्शन है तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी बी, जर्मेनियम। कौन अर्धचालक की तरह प्रयोग होता है? तो जर्मेनियम। जर्मेनियम धातु का प्रयोग क्या होता है? ट्रांजिस्टर में अर्धचालक की तरह होता है। इसका गलनांक देखिए, इसका गलनांक कितना होता है? इसका गलनांक होता है 938.3 डिग्री सेल्सियस। इसका गलनांक कितना था? 938.3 डिग्री सेल्सियस। इसका क्वथनांक देखिए, क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक होता है 277.2 डिग्री सेल्सियस, 277.2 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी है? जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में कौन उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन है बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में कौन उत्तरदायी है? एंजाइम। और एंजाइम क्या करता है? कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट वसा को क्या करता है? सरल अम्ल में परिवर्तित करके एंजाइम द्वारा संपन्न। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कौन करता है? एंजाइम। और एंजाइम ही है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जल को सरल अम्लों में परिवर्तित करके उसको पचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? मतलब डायबिटीज का रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका ऑप्शन है ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन, इंसुलिन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय, हमारे शरीर के अग्नाशय के एक भाग, किसमें? अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस में। अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका से स्रावित होने वाला एक
हार्मोन है जो हमारे शरीर में चीनी मतलब शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर ये कम कम स्रावित हो तो क्या होगा, मधुमेह होगा, डायबिटीज होगा, मधुमेह डायबिटीज होगा। अगर ये कम आएगा, हीमोग्लोबिन ये कम होगा तो क्या होगा, मधुमेह या डायबिटीज। और ज़्यादा होगा तो कौन सा रोग होगा, ज़्यादा होगा तो हाइपोग्लासीमिया। अगर ये ज़्यादा प्रभावित होगा तो क्या होगा, हाइपोग्लासीमिया। फिर से सुन लीजिए, कम होगा तो मधुमेह या डायबिटीज रोग होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हाइपोग्लासीमिया। कौन सा रोग होगा, हाइपोग्लासीमिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता था चमड़े को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। कौन सा विटामिन है जो खट्टा होता है, खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चमड़ा को स्वस्थ रखने में मदद करता था। इसका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। क्या, जो भी खट्टा पदार्थ होगा उसमें कौन सा पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी नामक रोग होता है। और ये किस किस में पाया जाता है, नींबू में, संतरा में, चीकू में और आंवला में पाया जाता है। कौन कौन में पाया जाता है, आंवला में, और सबसे ज़्यादा टमाटर में। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता था चमड़े को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, क्या होता है, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता था, स्कर्वी रोग होता है। और ये किस किस में पाया जाता था, चीकू में, नींबू में, संतरा में, आंवला में तथा टमाटर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को होते हैं, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या करता है, रक्त में जो भी हमारे में अच्छा हो या बुरा तो क्या करते हैं, अच्छे वाले को रहने देते हैं। हमारे शरीर में रक्त में जो भी अच्छा पदार्थ होता है उसको रहने देते हैं, और जो भी खराब होता है उसको किसके द्वारा, वृक्क की सहायता के द्वारा हमारे शरीर से बाहर फेंका जाता है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। महाधमनी की शाखाओं में रक्त पहुंचता है। कोशिकाओं की भित्ति में रक्त छानना है, कोशिकाएं की भित्ति से रक्त छनाता है। किसकी भित्ति से, कोशिका भित्ति से रक्त छनाता है। उसके बाद क्या होता है, अभिवाही धमनी रक्त में विषैली उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया अम्ल आदि होते हैं। छने हुए रक्त में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, लवण होता है तथा नाइट्रोजन के यौगिक मिलते हैं। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, डायलिसिस। हमारे शरीर में रक्त को छानने शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। टरबाइन एवं डायनोमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। टरबाइन एवं डायनोमो प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, मैकेनिकल ऊर्जा। टरबाइन एवं डायनोमो से प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो मैकेनिकल ऊर्जा में। किस ऊर्जा, टरबाइन को जल की धारा से चलाकर विद्युत का उत्पादन होता है। टरबाइन को जल की धारा से चलाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, पढ़ने के काम आने पे ग्लासेस किस प्रकार के बनते हैं। जो भी हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ने के लिए चश्मा लेते हैं तो उसमें किस लेंस का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन अवतल, उत्तल, साधारण, ए एवं बी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल। पढ़ने के काम में आने वाले ग्लासेस कौन है, उत्तल दर्पण। किसका लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग। अब पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, जो हम घर में पढ़ेंगे तो कुछ खुद से पढ़ेंगे तो वो पास रख के ही पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग जो ब्लैक बोर्ड पे, मतलब क्लास में जो पढ़ते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वो क्या होता है, थोड़ा दूर लिखा रहता है। उसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होने का है। क्या, निकट दृष्टि दोष होने के बच्चे, जो भी पढ़ने वाले बच्चे को कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। इसका मतलब क्या, निकट रखी, पास की रखी वस्तु है, मतलब पास जो भी बुक रखा रहेगा उसको पढ़ लेंगे, वही बोर्ड पढ़ के साफ साफ नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए उसको उसमें क्या किया जाता है, उसमें इस वस्तु को कौन सा लेंस दिया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी क्वेश्चन बताने का तरीका आपको समझ में नहीं आता है या कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में बताएं, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। जो भी समझ में नहीं है उसको आप दोबारा से पूछ सकते हो, कमेंट के जरिए, टेलीग्राम के जरिए भी पूछ सकते हैं। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।